इसमें सबसे पहले ओवरव्यू कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो इस नोबल गैस में आपको सामने दिख रहा होगा कि नोबल गैस में सबसे पहले हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, और जस्ट इसके बाद नेक्स्ट टाइम में हमें केमिस्ट्री ऑफ जेनॉन मतलब जेनॉन की केमिस्ट्री पढ़नी है, स्पेशली जेनॉन की केमिस्ट्री पढ़नी है। वैसे जेनॉन की केमिस्ट्री ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जेनॉन की केमिस्ट्री में XCF2, XCF4 और XCF6 सबसे ज़्यादा प्रश्न XCF6 से आता है। तो हम थोड़ा थोड़ा पहले उसकी बात कर लें, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल क्या है। वैसे स्पेशली हमें पढ़ना है XCF6 के बारे में, और इसी से प्रश्न हमारे आजकल नीट में हमेशा आता है। तो मैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। देखते हैं आगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत ही सिंपल है। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको पता है कि ग्रुप 18 में हमने 6 एलिमेंट्स को लिया है। आप ये सोच रहे हो कि सर सबसे लास्ट के एलिमेंट्स आपने क्यों नहीं लिया। तो बाकी एलिमेंट्स आपका रेडियोएक्टिव है और 6 एलिमेंट्स भी रेडियोएक्टिव है। 6 एलिमेंट्स भी हमें रेडियोएक्टिव, हमें उसको लेने की जरूरत नहीं है। मैं इसको पढ़ता हूँ, जरा देखिएगा। ग्रुप 18 में 6 एलिमेंट्स हैं और सभी एलिमेंट्स आपके गैसेस फॉर्म में रहते हैं, और उनकी जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ही कम है। उनकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ही कम है, इसलिए उनको इनर्ट गैस और नोबल गैस के नाम से जाना जाता है। मैंने यहाँ पे ये बोला कि उनकी रिएक्टिविटी कम है, हमने ये नहीं बोला कि वो बिल्कुल रिएक्शन नहीं करते। जब हमने पीरियोडिक टेबल बाकी जब क्लास हम लेते थे तो हम ये बताते थे आप सभी को कि नोबल गैस ऑलमोस्ट कभी किसी से रिएक्शन नहीं करते, इसलिए नोबल गैस को इनर्ट गैस बोला जाता है। लेकिन आजकल इनर्ट गैस के कंपाउंड भी पाए जाते हैं। ये कैसे डिस्कवर हुआ, साइंटिस्ट ने कैसे किया, जस्ट मैं भी बताने वाला हूँ कैसे साइंटिस्ट के माइंड में आया कि नोबल गैस के भी कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। जस्ट मैं भी थोड़ी देर बाद बताने ही वाला हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे क्या है कि जैसे इनर्ट गैस में अभी हम जैसे आपको जैसे स्टार्ट करने जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इनर्ट गैस के कंपाउंड कैसे बनाए गए, किस साइंटिस्ट ने सबसे पहला इसको डिस्कवर किया था, और कैसे पता चला कि इनर्ट गैस के भी कंपाउंड पाए जाते हैं। तो इनर्ट गैस की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके भी कंपाउंड पाए जाते हैं, और इसलिए उसे इनर्ट गैस या नोबल गैस का नाम दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि सर इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, इसका क्या रीज़न है। बड़ा सिंपल रीज़न है कि हीलियम को छोड़कर बाकी जितने भी नोबल गैस है सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। आप जानते हैं इसका लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NH2 आता है, और इसके सभी बैलेंस इनकम्प्लीट है। आप अच्छे से, आपको पहले से पता है कि इसके सभी लोग सभी ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है। दूसरा रीजन क्या है, ये पीरियोडिक टेबल में आपको बताया था कि इसका आयनेशन एंथैल्पी बहुत ही हाई होता है, और ये चीज़ और बताया था कि इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव होता है। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको पता है निगेटिव होता है, लेकिन नोबल गैस के केस में आपको मैंने बताया था कि नोबल गैस के केस में इलेक्ट्रॉन ऐड करना और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना दोनों डिफिकल्ट है, मैंने सामने लिख दिया है। इसलिए इसका आयनेशन एनर्जी बहुत ही हाई और इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपका पॉजिटिव होता है। अब आगे बात करते हैं। जितने भी नोबल गैसेस वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं। मोनो एटॉमिक फॉर्म में मतलब ये हुआ कि वो सिंगल फॉर्म में रहता है, वो किसी से ज्वाइन नहीं होते। नेक्स्ट, दे आर कलरलेस, उनका कोई कलर नहीं होता। टेस्टलेस, उनका कोई टेस्ट नहीं होता। नोबल गैस जितने भी उनका कोई कलर नहीं है, उनका कोई टेस्ट नहीं है। इसके बाद का ये मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूँ ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी, दे आर स्प्रिंगली सोलुबल इन वाटर। स्प्रिंगली का मतलब होता है कि ये वाटर में बहुत कम सोलुबल होते हैं। स्प्रिंगली सोलुबल मतलब अगर इनर्ट गैस के किसी भी एलिमेंट्स को वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो बहुत ही थोड़ा सा सोलुबल होता है। इसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NH2 होता है। इसमें जो एक्सेप्शन है वो हीलियम है। मैंने मैजिक नंबर की बात पहले कर रखी थी कि अगर हमारे पास जो एलिमेंट है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, और इसके एटॉमिक नंबर सामने है, इसको पता करने के लिए हमारे पास मैजिक नंबर है। मैंने क्लास में ऑलरेडी आपको बता रखा कि मैजिक नंबर का यूज करके कैसे करें। इसमें कुछ चीजें हमेशा याद रखनी है। क्या याद रखनी है? सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, रेडॉन जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेडॉन रेडियो एक्टिव होता है। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेडॉन रेडियो एक्टिविटी हमेशा याद रखना, जो इसमें पहला क्वेश्चन आएगा। दूसरी चीज, हम साइज की बात करते हैं। आपको पता है कि टॉप टू बॉटम जाने पे, मतलब डाउन द ग्रुप जाने पे इसका साइज बढ़ता है। रीजन तो मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट, अच्छा आपको मैंने ये भी चीज बताया था
कि अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा रेडियस हमेशा इनर्ट गैस का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें वान डेर वाल रेडियस पाया जाता है। ये पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी बता रखा था कि पीरियोडिक टेबल में कि वान डेर वाल रेडियस सबसे ज़्यादा। तीसरा ये है कि अगर मैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन में भी साइज का ऑर्डर देखूंगा तो सबसे ज़्यादा रेडॉन। वैसे मैं रेडॉन नहीं लेना चाहिए, रेडॉन रेडिएक्टिव है, फिर भी ले लेता हूँ। तो ये आपका टॉप टू बॉटम जाने पे साइज इंक्रीज होगा। इसके बाद नेक्स्ट मैं आयोनेशन एनर्जी की बात करता हूँ। आपको पता है कि आयोनेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जाने पे कम होता है क्योंकि साइज बढ़ती है, और उनकी आयोनेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है। अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इनका आयोनेशन एनर्जी होता है। और आपको पीरियोडिक टेबल में मैंने एक नोट्स लिखाया था कि हीलियम का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयोनेशन एनर्जी होता है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयोनेशन एनर्जी हीलियम का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी इनर्ट गैस है ना, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो होता है। क्यों लो होता है? क्योंकि आपको पहले मैंने बता रखा था कि वान डेर वाल रेडियस इनर्ट गैस में पाया जाता है। अच्छा, मैंने ये जो नीचे लिखा है ना, इंस्टैंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि वान डेर वाल रेडियस 5 प्रकार के जो होते हैं। हाँ, जब मैं उसको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जब मैं उसको बाद में बताऊंगा तभी समझ में आ जाएगा। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप इसकी चिंता ना करें। आप बस इतना जाने कि वान डेर वाल जो रेडियस होता है वो पाए जाने के कारण इनर्ट गैस में इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। और आपको ये भी मैंने बताया था कि वान डेर वाल रेडियस किस पे डिपेंड करता है। वान डेर वाल रेडियस आपका एटॉमिक मास पे भी डिपेंड करता है। वान डेर वाल रेडियस आपका साइज पे भी डिपेंड करता है। मैंने उसका ऑर्डर लिखवाया था, इसमें मैंने स्टार डाल के लिखवा दिया कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है डाउन द ग्रुप। मतलब जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई होता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक मास इंक्रीज होता है, साथ में साइज भी इंक्रीज हो जाता है। और जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा, आपको पता है कि इसमें वान डेर वाल रेडियस बढ़ता जाएगा। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, उसको याद रखिएगा। आपको बता दूं कि हीलियम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज ये है कि हीलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे लोएस्ट होता है, मात्र 4.2 केल्विन मात्र। अब इसका सर फायदा क्या है? हीलियम का 4.2 होता है, इसका क्या मतलब? हीलियम का 4.2 है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर कहीं भी आपको टेम्परेचर लो करना है, अगर किसी जगह का टेम्परेचर आपको बहुत ही लो करना तो हीलियम का यूज किया जाता है। इसलिए हीलियम को क्रायोस्कोपिक के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको बाद में जब आप हीलियम का यूज पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, उसमें साफ साफ लिखा है। तो हीलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सबसे लो होता है, 4.2 केल्विन होता है। और किसी भी सबस्टेंस के लिए अगर आपको कहीं भी लो टेम्परेचर क्रिएट करना है तो हीलियम का यूज किया जाता है। इसीलिए इट हैज अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग थ्रू मोस्ट कॉमनली यूज्ड लैबोरेटरी सबस्टेंस। मतलब ये हुआ कि हीलियम किसी से भी डिफ्यूज हो सकता है। डिफ्यूज मतलब फ्लो होना। वो ग्लास से भी डिफ्यूज हो सकता है, रबर से भी डिफ्यूज हो सकता है, प्लास्टिक से भी डिफ्यूज हो सकता है। मतलब ये हो कि अगर लेबोरेटरी में हम कोई काम कर रहे हैं और हीलियम जो गैस है वो किसी से भी डिफ्यूज हो सकता है, मतलब किसी से भी फ्लो हो सकता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है। और हीलियम का यही एक अनयूजुअल प्रॉपर्टी भी है। अच्छा, जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको वो टॉपिक, आप पहले एक बार मेरी पूरी बातें सुन लीजिए, उसके बाद एक एक करके जब मैं पेज स्लाइड करूँगा फिर से दोबारा, तो अपने टॉपिक को आप दोबारा हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये टॉपिक हमें दोबारा प्रॉब्लम है। आगे देखते हैं। तो ये हीलियम का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन याद देखिएगा ध्यान से। अब क्वेश्चन ये है, हमारे मन में प्रश्न ये आएगा कि सर कैसे साइंटिस्ट को पता चला कि इनर्ट गैस कंपाउंड बना सकता है? सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सर कैसे साइंटिस्ट ये कैसे समझ में आया कि सर इनर्ट गैस कंपाउंड बनाएगा? तो एक साइंटिस्ट है नील बर्थलेट ने क्या किया, सबसे पहले एक कंपाउंड देखा O2 PT F6। नील बर्थलेट ने सबसे पहले ये कंपाउंड देखा जो सामने बोर्ड पे पड़ा हुआ है। नील बर्थलेट ने सबसे पहले ये कंपाउंड देखा O2 PT F6। इसमें O2 जो था वो प्लस में था और PT F6 माइनस में था। तो नील बर्थलेट ने जब ऑक्सीजन का, यहाँ पे जो O2 है उसका जब आयोनेशन एनर्जी चेक किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो वो 1175 किलो जूल पर मोल था। उस समय इस कंपाउंड के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर किसी का आयोनेशन एनर्जी हाई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। हाँ, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, मतलब टेम्परेचर बहुत हाई करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि कोई ऑक्टेट कंप्लीट हो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना संभव नहीं, संभव है, थोड़ा सा टेम्परेचर आपको बढ़ाना पड़ेगा।
तो नील बर्थलेट ने सबसे पहले जब इस कंपाउंड को देखा O2 प्लस PtF6 माइनस, और इसमें जब O2 का आयनेशन एनर्जी चेक किया तो 1175 किलो जूल पर मोल था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि O2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उस साइंटिस्ट को इतनी एनर्जी देनी पड़ी होगी। तो साइंटिस्ट ने उसके बाद साइंटिस्ट ने क्या किया, जेनॉन के आयनेशन एनर्जी चेक किया। जब साइंटिस्ट ने जेनॉन के आयनेशन एनर्जी चेक किया तो साइंटिस्ट को जेनॉन के आयनेशन एनर्जी O2 के आयनेशन एनर्जी से थोड़ा सा कम मिला। तो उसने ये सोचा कि जब O2 अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके जब कंपाउंड बना सकता है और इतनी एनर्जी पे बना सकता है तो जेनॉन भी बना सकता है। तो सेम इसी कंसेप्ट पे नील बर्थलेट ने क्या किया, एक कंपाउंड बनाया जो सबसे पहला कंपाउंड था Xc प्लस PtF6 माइनस। ये सबसे पहला कंपाउंड इनर्ट गैस का बना और ऊपर वाले कंपाउंड को देख इसके बाद साइंटिस्ट ने डिस्कवर करना शुरू कर दिया। और आपको पता है कि आजकल इनर्ट गैस के बहुत सारे कंपाउंड हमारे पास अवेलेबल है। किसी को डाउट है? अभी डाउट एक साथ पूछिएगा, पहले मैं पूरी स्क्रीन शेयर कर लूँ, एक बार बता दूं कि क्या क्या दिक्कत है। अब हम पढ़ते हैं कंपाउंड ऑफ जेनॉन। अब आज का टॉपिक ये है कि सर जेनॉन के कौन कौन से कंपाउंड है। आपको मैंने पहले बोला कि 3 कंपाउंड ही पढ़ना जेनॉन के। कौन सा? XCF2, XCF4 और XCX6। और 3 कंपाउंड में बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका, क्या जेनॉन लो फ्लोरीन लो, दूसरे में भी जेनॉन लेते हैं फ्लोरीन लेते हैं, तीसरे में भी जेनॉन लेते हैं फ्लोरीन लेते हैं। अब करना ये है कि पहले में जेनॉन लेंगे तो 1 फ्लोरीन लेंगे, दूसरे में जेनॉन लेंगे तो 2 फ्लोरीन लेंगे, तीसरे में जेनॉन लेंगे तो 3 फ्लोरीन लेंगे। तो हमारा जितना भी कंपाउंड है वो कंपाउंड बन जाएगा। अब जैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है कि तीनों कंपाउंड जो XCF2 है, XCF4 है, XCF6 है, इन तीनों कंपाउंड को बनाने का जो तरीका है वो अलग अलग है। क्या अलग अलग है? अगर आपको XCF2 बनाना है तो सबसे पहले आपको जेनॉन को एक्सेस में लेना पड़ेगा, ज़्यादा लेना पड़ेगा, और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 400 डिग्री सेल्सियस या 672 केल्विन लेना पड़ेगा, और प्रेशर मात्र 1 बार लेना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा अप्लाई किया तो XCF2 बन जाएगा। दूसरी चीज़ में आप देखिए, सेकेंड चीज़ में आप जब देखेंगे, अगर आपको XCF4 बनाना है तो प्रोसेस तो बड़ा सिंपल है, लेकिन आपको जेनॉन और फ्लोरीन का 1:5 लेना पड़ेगा, और टेम्परेचर आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको 873 केल्विन लेना पड़ेगा, और प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा, 7 बार लेना पड़ेगा, प्रेशर ज़्यादा लेना पड़ेगा, तब जाके XCF4 बनेगा। तीसरा देखिए, तीसरे की रिएक्शन भी थोड़ा सा आसान है, लेकिन बस आपको रेशियो याद करना। रेशियो मतलब जेनॉन 1 लेना है, लेकिन फ्लोरीन आपका 20 लेना, मतलब 1:20 के आसपास लेना पड़ेगा। और टेम्परेचर इसमें सेम रहेगा, सेम मतलब जो सेकंड का टेम्परेचर है वो भी थर्ड का टेम्परेचर है, लेकिन इसमें प्रेशर बहुत ही हाई है, इसमें प्रेशर 60 से 70 है। आप समझ सकते हैं कि XCF6 बनाने के लिए जेनॉन को Xc+6 करना पड़ेगा, जेनॉन के ऊपर +6 चार्ज लगाना पड़ेगा। अब +6 चार्ज लगाने के लिए इसलिए यहाँ पे प्रेशर सबसे ज्यादा है। तो हमारे पास XCF2 सॉलिड, XCF4 सॉलिड और XCF6 भी सॉलिड है। हमने यहाँ पे जो भी कंपाउंड बनाया जेनॉन का, फ्लोराइड का, वो तीनों सॉलिड है। और तीनों का सबसे खास बात देखिए, ऑल आर कलरलेस, तीनों कलरलेस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और सबलाइम एट 290 केल्विन। मतलब अगर आपने 290 केल्विन मतलब टेम्परेचर दिया, मात्र 25 भी दिया, उसमें भी सब्लिमाइन मतलब इनका आपको पता है कि ये सब्लिमेशन इनका हो जाता है। मैं फिर से बताना चाहते हैं, फिर सुनिए, XCF2, XCF4, XCF6 ये तीनों सॉलिड है। तीनों को बनाने का तरीका सिंपल है, केवल जेनॉन लेना है और फ्लोरीन लेना है। बस तीनों में अंतर ये है कि तीनों में पहले में टेम्परेचर, दूसरे तीसरे में टेम्परेचर सेम है। पहले में प्रेशर कम है, दूसरे में थोड़ा ज़्यादा है, और तीसरे में टेम्परेचर बहुत ही हाई। और तीनों सॉलिड फॉर्म में है, तीनों कलरलेस है, और तीनों क्रिस्टलाइन है, और तीनों सब्लिमाइंस होते हैं, मात्र 298 केल्विन। इसके बाद जरा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दे आर गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट। इसका मतलब ये हुआ ना कि आपने जो 3 चीज बनाया है ना, XCF2, XCF4, XCX6, ये तीनों के तीनों ना अच्छे फ्लोरीन डोनेटर है। मतलब इनसे कोई फ्लोरीन लेना चाहता है ना तो ले लेगा। दे आर गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट का मतलब ये होगा कि अगर किसी को फ्लोरीन चाहिए तो ये तीनों से ले सकता, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद दे आर रेडली हाइड्रोलिसिस, ये मतलब आसानी से जल्दी से हाइड्रोलिसिस हो जाते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब आपको पता ही है कि मतलब H2O से रिएक्शन कराना, H2O से ब्रेक करना, किसी चीज को हाइड्रोलिसिस कहते हैं।
अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यही हमारे पेपर में आता है, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। हमको यही पढ़ना है और ये मैं बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान सुनिएगा, पेज ये है पहले पढ़ना। अच्छा, हाइड्रोलिसिस से पहले मैं आपको एक रिएक्शन बता रहा हूँ जिसको बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। जरा ध्यान दीजिएगा। तो एडिशन कंपाउंड, हमारे पास समय कम है, थोड़ा सा मैं इसको एक बार रिवाइज करना चाहता हूँ। एक बार जरा मेरी बात ध्यान सुनिएगा। हमने आज का जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक को इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं। इस इनर्ट गैस में इनर्ट फैमिली कैसे बना, आपको मैंने बता दिया कि एक साइंटिस्ट ने एक O2 का कंपाउंड देखा और उस कंपाउंड से इनर्ट गैस की डिस्कवरी की। हमारे पास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें केवल और केवल 3 प्रकार के इनर्ट गैस पढ़ने हैं, सॉरी कंपाउंड पढ़ने हैं, HCF2, HCF4 और HCF6। इसके अलावा हमें कोई कंपाउंड नहीं पढ़ना है। और उसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ना है कि इन तीनों को कैसे बनाते हैं, इन तीनों को बनाने का तरीका क्या, मैंने बता दिया। बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, बस टेम्परेचर और प्रेशर आप लोग याद रखेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये तीनों कंपाउंड एडिशन रिएक्शन भी करते हैं, मतलब ये तीनों कंपाउंड एडिशन कंपाउंड भी बनाते हैं। कैसे? अब सबसे पहले देखिए HCF2 के बारे में। HCF2 आपका PF5 से ऐड होके, जरा पहले रिएक्शन को ध्यान से देखिए आप लोग। पहली रिएक्शन में यहाँ पे जो HCF2 है, यहाँ पे जो फ्लोरीन है उसने अपना फ्लोरीन PF5 को डोनेट किया, मतलब यहाँ पे HCF2 डोनर की तरह काम कर रहा है। देखिए आप, इसने फ्लोरीन को डोनेट किया, PF5 को हो गया PF6 माइनस और खुद बन गया HCF प्लस। और दूसरी रिएक्शन अगर मैं कराने जा रहा हूँ IF5 पे, तो यहाँ पे भी HCF2 डोनर की तरह काम कर रहा है। आप देख लीजिए ए पार्ट में, अच्छा दोनों एडिशन मतलब ये हुआ दोनों चीज का जोड़ना। ए पार्ट में और बी पार्ट में दोनों में जेनॉन के फ्लोराइड एक प्रकार से डोनर फ्लोरीन की तरह काम कर रहा है। लेकिन तीसरी रिएक्शन को देखिए, आप जब तीसरी रिएक्शन को देखेंगे जिसमें HCF6 की रिएक्शन में सीजियम फ्लोराइड से करा रहा हूँ, तो इस केस में HCF6 ने सीजियम फ्लोराइड से फ्लोरीन लिया है। मतलब सी वाले केस में जेनॉन का जो फ्लोराइड है वो इस समय एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जेनॉन का कोई भी फ्लोराइड हो, अगर वो S ब्लॉक के साथ कंबाइन होगा तो हमेशा एक्सेप्टर की तरह काम करेगा, और उसके बाद जेनॉन का कोई भी फ्लोराइड हो हमेशा डोनर की तरह काम करेगा। आपको बस ये याद रखना। जरा सब लोग ध्यान देखिए, 4 मिनट केवल और बचा है। देखिए क्या है ना कि ये पहला लेक्चर था, ये जस्ट पहला लेक्चर था, और पहले लेक्चर में हमने 2-3 स्क्रीन ही शेयर किया है। बाद में जैसे जैसे आप लोग को ये बातें समझ में आ जाएंगी या ऑनलाइन पढ़ने की हैबिट हो जाएगी तो टाइमिंग भी मतलब ज़्यादा इसमें इंक्रीज कर दिया जाएगा। और अभी तक हमने आपको जो जो पढ़ाया जा रहा है एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, देख लीजिए। हमने आज आपको P ब्लॉक स्टार्ट किया। P ब्लॉक में ओवरव्यू में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी हमने आपको बता दिया, केमिकल प्रॉपर्टी में हमने बता दिया कि आपस में एडिशन रिएक्शन करते हैं। हमें जेनॉन के केमिस्ट्री पढ़नी, HCF2, HCF4, HCF6 ही पढ़ना है, और अभी तक हमने इसकी केमिस्ट्री में केवल आपको एडिशन रिएक्शन ही बताया है। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने इसमें सब कुछ बता दिया। इनकी रिएक्टिविटी लो होती है, क्यों होती है, लो होती है, मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने इसका रीजन भी बता दिया, और ये पीरियोडिक टेबल में मैंने ये बातें लिखा रखी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मोनोएटॉमिक है, कलरलेस है, टेस्टलेस है, पानी में वाटर में कम सोलूबल है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये होता है। इसके बाद ये मैजिक नंबर रहा। रेडॉन एक रेडियोएक्टिव है। साइज के बारे में मैंने बता दिया है, अनिश्चय एनर्जी के बारे में मैंने बता दिया है, और आपको मैंने बता दिया कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, MP और BP के बारे में बात करूँ, तो MP और BP में आपका इसका MP और BP बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसमें वीकेस्ट फोर्स ऑफ रिडक्शन पाया जाता है। उसके बाद मैं बात करूं इसके जस्ट नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया कि नील बर्थलेट नाम का साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले बार ये सोचा कि इनर्ट गैस के कंपाउंड कैसे बनाए जा सकते हैं। उसने एक कंपाउंड लिया O2 प्लस PTF6। हम आपको जो जो टॉपिक पे बार बार फोकस करें उसको याद रखना है, क्योंकि वही टॉपिक नीट और आपके एनसीईआरटी बुक में साफ साफ लिखा हुआ है। मैं पूरी कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। इसके बाद एनसीईआरटी बुक का जैसे आप इनर्ट गैस ओपन करेंगे आपको सब बातें समझ में आ जाएगी। तो नील बर्थलेट में सबसे पहले ये कंपाउंड देखा O2 प्लस PTF6 माइनस।
उसने देखने के बाद O2 का आयनेशन एनर्जी चेक किया, आयनेशन एनर्जी देखा कि इसकी आयनेशन एनर्जी बहुत ही हाई थी। फिर उसने उसके बाद जेनॉन का चेक किया, जेनॉन का भी O2 के आसपास